गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, पार्ट फर्स्ट तक केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था अभिक्रिया का वेग। ठीक है, आज जो टॉपिक रहेगा हमारा है उसी लेसन में आगे बढ़ाते हुए अभिक्रिया वेग रस समीकरणमिति पदों के रूप के अंदर, यानी स्टोइकियोमेट्री का क्या रोल होता है किसी अभिक्रिया की वेग के अंदर। अगर किसी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री समान है तब तो कोई दिक्कत नहीं है अभिक्रिया के वेग में, लेकिन अगर अभिकारक और उत्पाद जो हमने ले रखे हैं उनके आगे स्टोइकियोमेट्री जो कोफिशिएंट लगा रखे हैं वो अगर अलग अलग है तो उस समय अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए हमें इस चीज का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, हम बात करते हैं एक सामान्य अभिक्रिया से। एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं, एक सामान्य अभिक्रिया। सामान्य अभिक्रिया ली है हमने N1A प्लस में N2B से प्रोडक्ट बन रहा है M1C प्लस में M2D। ठीक है, हमने एक जनरल रिएक्शन ली है N1A प्लस में N2B प्लस में M1C प्लस में M2D। यहां मैं बता दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो N1 और N2 जो दो लिए हैं वो तो अभिकारकों की रस समीकरणमिति गुणांक है। अभिकारकों की रस समीकरणमिति गुणांक, समीकरण मिति गुणांक है। और प्रोडक्ट की साइड के अंदर हमने जो ले रखा है M1 और M2, ये जो दो चीजें ले रखी है ये उत्पादों के रस समीकरणमिति गुणांक है। ठीक है, यानी N1 है वो तो A का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है, N2 है वो B का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है, और M1 जो है वो C का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है, और N2 जो है वो D का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से मतलब क्या है मेरा, देखो एक एग्जांपल, N2 प्लस में 3H2 से 2NH3 बन रहा है। ठीक है, कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ मिलकर अमोनिया के 2 मोल बना रहा है। अब देखें, हमने जो रिएक्टेंटों के आगे, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। यहां अमोनिया के आगे कितना लगा रखा है, 2 लगा रखा है। मैं ये कह दूं, हम किसी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो अंक लगाते हैं उन्हीं को मैं क्या बोल रहा हूं, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट या रस समीकरणमिति गुणांक। तो नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट 1, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट 3 और अमोनिया का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है, 2 है। ठीक है, हालांकि इसको 1 मोल नाइट्रोजन, इसको 3 मोल हाइड्रोजन और इसको 2 मोल अमोनिया भी बोला जाता है, लेकिन यहां स्टोइकियोमेट्री का मतलब है किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो हम डिजिट यूज कर रहे हैं उन डिजिटों की बात हो रही है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, हम बात कर रहे हैं इस रिएक्शन के लिए। अगर मैं ये कह दूं कि ये अभिक्रिया जो A और B के बंदे हो रही है उसमें A और B मिलकर C और क्या बना रहे हैं, D बना रहे हैं, तो A समय के साथ कम हो रहा है, B भी समय के साथ कम हो रहा है, क्योंकि दोनों अभिकारक है और विकारक की सांद्रता में हमेशा क्या आती है, समय के साथ कमी आती है। और प्रोडक्ट जो है वो समय के साथ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब C भी बढ़ रहा है और साथ में क्या बढ़ रहा है, D भी बढ़ रहा है। तो मैं ले रहा हूं सबसे पहले A के विलुप्त होने की दर, यानी A किस वेग से विलुप्त हो रहा है, A के विलुप्त होने की दर। ठीक है, A है वो किस वेग से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। A किसका काम कर रहा है इस अभिक्रिया के अंदर, अभिकारक का काम कर रहा है। तो ध्यान रखना, A विलुप्त होगा, B भी विलुप्त होगा, C और D बन रहे हैं, इसका मतलब बनने की दर या निर्माण की दर होगी उनकी। A के विलुप्त होने की दर में अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि A की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। निशान कौन सा लगाएंगे यहां पर, माइनस का। ठीक है, हमें अभी पीछे पार्ट फर्स्ट के अंदर कहा था हमने कि अभिकारकों की जब सांद्रता में परिवर्तन देखना हो तो निशान फॉर्मूले में किसका लिया जाता है,
माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और जब प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन देखा जाएगा तो यहां प्लस चिन्ह का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और dA/dt है वो एक तरह से ताक्षणिक वेग है, और ताक्षणिक वेग ही किसी अभिक्रिया का क्या कहलाता है, सही वेग कहलाता है। तो -dA/dt A की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय के अंदर परिवर्तन। इसी तरह अभिकारक B के विलुप्त होने की दर, B के विलुप्त होने की दर निकालनी है तो B की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तीसरा है C के निर्माण की दर या बनने की दर बोल सकता हूं, C के निर्माण की दर। निर्माण हो रहा है इसका मतलब चिन्ह कौन सा लगाना है, हमें प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा dC/dt। नेक्स्ट लास्ट देखें, D के निर्माण की दर प्लस dD/dt। क्लियर है यहां तक? अब देखें ये जो व्यक्तिगत दरें निकाली हमने, व्यक्तिगत दर का मतलब समझ रहे हैं, मैं इस अभिक्रिया के अंदर पर्टिकुलर A का विलुप्त होने का वेग देख रहा हूं मैं, क्या है A किस वेग से क्या हो रहा है इस अभिक्रिया के अंदर विलुप्त हो रहा है। जब मैं पर्टिकुलर किसी एटम की या किसी अभिकारक या उत्पाद की मैं बात करूंगा तो उस समय इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई भी रोल नहीं होगा उस फॉर्मूले के अंदर। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है मेरा कि यहां जो N1 और N2, M1 और M2 जो लिए हैं उनका उस कंडीशन के अंदर अभिक्रिया के वेग के अंदर क्या है, कोई भी रोल नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि A, B, C, D हमने चारों के अलग अलग, कहने का मतलब दरों को या दरों के फॉर्मूले हैं हमने बनाए हैं, तो उसमें रस समीकरणमिति गुणांक का कोई भी रोल नहीं होगा। तो क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जब किसी की व्यक्तिगत दर निकालनी हो तो रस समीकरणमिति गुणांक को ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, क्लियर है? जैसे मान लो इस एग्जांपल के अंदर और देखें, मैं ये कह दूं N2 के लुप्त होने की दर क्या होगी, N2 के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर क्या होगी, तो ये हो जाएगी -dN2/dt। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कह दूं H2 के विलुप्त होने की दर क्या होगी, तो -dH2/dt। यानी मैंने इस 3 को और इस 1 को ध्यान में नहीं रखा बिल्कुल भी। इसी तरह NH3 के निर्माण की दर, NH3 के निर्माण की दर जो होगी वो प्लस dNH3/dt। ठीक है, यहां भी हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ध्यान में नहीं रखा। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, आपको स्टोइकियोमेट्री के पदों में जब वेग ज्ञात कर रहे हैं तो उस समय ध्यान रखें कि जब किसी की व्यक्तिगत दरें पूछी जा रही है तो व्यक्तिगत दरों के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई भी रोल नहीं होता। यानी न इस N1 का रोल होता है, न इस N2 का रोल होता है, न इस M1 का रोल होता है, और न ही इस M2 का रोल है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर इस अभिक्रिया का कंप्लीट वेग पूछ लिया जाए कि इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा। ठीक है, हमने यहां तो 4 जो फॉर्मूले बनाए हैं वो तो व्यक्तिगत बनाए हैं, ध्यान रखना। A का व्यक्तिगत बनाया है, B का व्यक्तिगत, C का, D का। अब मैं कंप्लीट इस पूरी अभिक्रिया का वेग देख रहा हूं, पहले तो मैं अकेले का देख रहा था A का। ठीक है, अब देखें इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप कंप्लीट अभिक्रिया का वेग देखेंगे, कंप्लीट अभिक्रिया का, और इन चारों में से किसी एक का आपको डाटा दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, यानी A की सांद्रता में परिवर्तन देगा आपको और A की सांद्रता में परिवर्तन देकर कंप्लीट अभिक्रिया का आपको वेग पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो अगर आपको A के डाटा दे दें और आपको पूछ ले कि A के विलुप्त होने की दर क्या होगी, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। लेकिन वो कह दे कि A का डाटा क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो आप पूरी अभिक्रिया का वेग क्या होगा वो बताएं। ठीक है, देखें अभिक्रिया का वेग निकालना होगा तो उस कंडीशन में -dA/dt। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को काम में लेना है, यानी पूरी अभिक्रिया का जब वेग पूछा जाएगा तब आपको क्या करना है,
उस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को काम में लेना है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या करना है, इसके अंदर भाग देना है। तो मैं इसको कुछ इस टाइप से लिख दूं, 1/n1। ठीक है, इसी तरह ये न पूछ के हो सकता है आपको बी के डाटा दिए जाएं, तो बी के दिए जाएंगे तो -db/n2dt। इसी तरह हो सकता है आपको सी के डाटा दिए क्वेश्चन में, तो +dc/m1dt। और लास्ट हो सकता है आपको किसके डाटा दिए जाएं, डी के डाटा दिए जाएं, तो d/dt और नीचे पैरों में m2। क्लियर है? यानी ए देकर आपको अगर अभिक्रिया का वेग पूछ रहा है तो आपको इतना ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, और अगर बी के डाटा देकर अगर पूछ रहा है अभिक्रिया का वेग तो इतना ही, सी का इतना ही। हमने देखें क्या किया है, इसमें m2 का भाग दिया, इसमें m1 का भाग दिया, इसमें n2 का भाग दिया और इसमें n1 का। अगर ये भाग नहीं लगाते, अगर मैं इसको n1 को यहां से हटा देता तो इसका मतलब क्या आता, a के विलुप्त होने की दर का फॉर्मूला बनता। फिर ये a की विलुप्त होने की दर है, और a की विलुप्त होने की दर के अंदर अगर आप उस a के रस समीकरण मिति गुणांक का ही भाग लगा देते हैं तो पूरी अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। यानी a के विलुप्त होने की दर का फॉर्मूला ये, और इस फॉर्मूले के अंदर इसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, n1 है। और n1 का अगर भाग लगा दें इस फॉर्मूले के अंदर, जैसे कि हमने यहां लगाया है, भाग लगाते क्या आ जाएगा, पूरी अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। तो पूरी अभिक्रिया का वेग इन चारों अभिकारकों से कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये फॉर्मूला है जो ज्ञात कर सकते हैं आपको क्वेश्चन में किसी का भी आंकड़ा दिया जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको प्रत्येक अभिक्रिया के लिए ये वेग निकालना आना चाहिए, अभिक्रिया वेग को ऐसे लिखना आना चाहिए, क्योंकि देखें ए की सांद्रता में परिवर्तन से जो उत्तर आएगा वही हमारा बी की सांद्रता में, क्योंकि दोनों को बराबर यानी तीनों चारों फॉर्मूले क्या है हमारे बराबर ही है। जब आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भाग दे दिया तो यानी सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भाग देने के बाद सभी के फॉर्मूलों का आंसर है वो क्या आएगा, हमारा सेम आएगा। ए से भी वही उत्तर आएगा, बी से भी वो आएगा, सी से भी वो आएगा और डी से भी क्या आएगा, वही उत्तर आएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसमें आगे चल के तो आपको बता देंगे कि आप ए बी सी डी चारों में से किसी से भी निकाले, अभिक्रिया के वेग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वेग का उत्तर वही आएगा। ठीक है, तो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए डायरेक्ट आपको यह बनाना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर स्टोइकियोमेट्री में, स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, न्यूमेरिकल आता है, तो ये स्टेटमेंट यानी ये अभिक्रिया के वेग का फॉर्मेट है वो आपको बनाना आना चाहिए। इस अभिक्रिया के लिए बना रहा हूं, देखो मैं ऊपर वाली एक अभिक्रिया और लिया हमने, अभिक्रिया वेग बराबर n2 है तो dn2/dt। रस समीकरण मिति गुणांक कितना, एक पैरों में लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरा H2 की सांद्रता में परिवर्तन प्लस माइनस का चक्कर है, वो सबको पता है कि माइनस कब लगता है और प्लस कब लगता है। तीसरा प्लस dNS3/2dt। क्लियर है, प्लस माइनस का चक्कर, माइनस जब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन दिया जाए और प्लस कब लगता है, जब उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन दिया जाए। इस अभिक्रिया के लिए कंप्लीट अभिक्रिया वेग का फॉर्मूला यह होगा। ठीक है, जो हमने बनाया, और मैंने कहा बार बार मैं ही कह रहा हूं कि यह संबंध आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, यह संबंध आपको बनाना आएगा तो क्या कर सकते हैं, आपको किसी N2 के विलुप्त होने की दर दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आप उससे H2 के विलुप्त होने की दर भी निकाल सकते हैं और इस अमोनिया के बनने की दर भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है इन तीनों में से किसी एक का आंकड़ा अगर आपको दिया जा रहा है, एक के डाटा अगर आपको दिए जा रहे हैं, तो बाकी जो दो शेष बच गए उनके विलुप्त होने या उनके बनने की दर भी क्या कर सकते हैं, आप ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। इसलिए प्रत्येक अभिक्रिया के लिए यह रिलेशन बनाना आना चाहिए, और इस रिलेशन के अंदर विशेष इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखना, आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भाग देना है। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हटा दें तो क्या निकल जाएगी हमारे पास, उनकी सभी की व्यक्तिगत दरें निकल जाएगी। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग रस समीकरण मिति पदों के रूप में दो बातें ध्यान रखेंगे
कि जब आप अभिक्रिया का वेग निकाल रहे हैं तब आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भाग देना है जो उस अभिकारक के आगे लगा हुआ है या जो उस उत्पाद के आगे लगा हुआ है। और व्यक्तिगत जब आप दर ज्ञात कर रहे हैं तो उस समय आपको किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भाग नहीं लगाना है। ठीक है, ये दो एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट देखें अभिक्रियाओं पर कैसे अभिक्रिया वेग, जैसे ये अभिक्रिया वेग यानी इन तीनों में से रिलेशन निकाला या इन चारों से हमने ये फॉर्मूला बनाया, वो कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट देखें एक दो अभिक्रियाओं के लिए और बात करते हैं। H2 प्लस में I2 से आगे बन रहा है 2HI। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग का जो हम संबंध अभी बना के आए थे पीछे दो एग्जाम्पल के अंदर, वो संबंध बनाना है हमें। देखें अभिक्रिया वेग बराबर सबसे पहले माइनस DH2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे DT। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक है, लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा देखो DI2 बटे DT। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके आगे भी एक लगा हुआ है, लगाएं या नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट तीसरा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन यूज किया जाता है। 2HI के लिए DT। यहां स्टोइकियोमेट्री 2 लगाया है क्योंकि HI के आगे स्टोइकियोमेट्री 2 लगा रखा है। ठीक है, अब देखें अगर मैं बात करता इस एक को हटा दूं, इस एक को हटा दूं, तो ये जो फॉर्मूला बचा है इतना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैं ये कह सकता हूं कि ये H2 के विलुप्त होने की दर का फॉर्मूला है। इसका एक हटा दे तो हम कह सकते हैं कि ये I2 के विलुप्त होने की दर का फॉर्मूला है। और इसका अगर 2 हटा दें हम फॉर्मूले का तो इसका मतलब है HI के निर्माण की दर का फॉर्मूला है। ठीक है, यहां 2 लगा दिया, इसका मतलब अभिक्रिया की वेग का फॉर्मूला बन गया। 2 हटा दिया तो इसका मतलब व्यक्तिगत दर का फॉर्मूला बन गया, किसकी, HI की। अब देखें यहां एक लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लगाओ चाहे नहीं लगाएं, कब, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मान 1 हो। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां है कि अगर किसी अभिकारक के आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लगा हुआ है तो उस अभिकारक की जो व्यक्तिगत दर होगी वही अभिक्रिया का वेग माना जाएगा या वही अभिक्रिया का वेग होगा। यानी यहां 1 नहीं लगाऊं तो भी आप जानते हैं कि यहां नीचे 1 ही है। ठीक है, यहां शो नहीं कर रहे हैं, यहां शो कर रहे हैं, तो यहां शो नहीं कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर किसी अभिकारक के आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लगा हुआ है तो उस समय उस अभिकारक की विलुप्त होने की दर जो है वो ही अभिक्रिया का वेग होगा। क्लियर है ये बात। ठीक है, यहां जो व्यक्तिगत दरें ली जा रही है, ये व्यक्तिगत दरें ध्यान रखना हमेशा मोल के पदों में ही लेनी है आपको, क्योंकि सांद्रता है वो मोल पर लीटर के अंदर हमने पीछे के वीडियो के अंदर बताया था, लेनी है सांद्रता को हमने व्यक्त किया था मोल पर लीटर के अंदर। तो यहां व्यक्तिगत दरें हैं वो किसके अंदर लेंगे, मोल के अंदर लेंगे। एक एग्जांपल और देखें, 2H2O2 टूट रहा है 2H2O प्लस में O2 के अंदर। इसके लिए भी अभिक्रिया वेग का यही डायरेक्ट रिलेशन निकालना आना चाहिए जो कि आगे क्वेश्चन में काम में आएगा। माइनस DH2O2 बटे DT। अगर मैं इतना ही फॉर्मूला लिख दूं तो ये H2O2 के विलुप्त होने की दर का फॉर्मूला ही है केवल। अगर इस स्टोइकियोमेट्री का भाग लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला बन गया। अब बराबर, यानी ये ध्यान रखना ये तीनों आपस में इक्वल रहेंगे। ये तीनों इक्वल तभी होंगे जब आप प्रत्येक के व्यक्तिगत के अंदर स्टोइकियोमेट्री का भाग देंगे, व्यक्तिगत दर। ठीक है, ये स्टोइकियोमेट्री का भाग कहने का मतलब कब लगा रहे हैं, जब इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक जैसे नहीं है। ठीक है, तीनों के अलग अलग हो, दोनों के अलग अलग हो, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर लगाएंगे। अब बात करें H2O के लिए तो प्लस DH2O बटे 2DT बराबर प्लस DO2 बटे DT। ठीक है, तो यहां कितने का भाग दिया हमने, स्टोइकियोमेट्री 2 का,
यहां भी 2 का, यहां कितना है 1, यहां 1 लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां अभी जो मैंने पीछे बात की थी कि जिसके आगे रस समीकरण मिति गुणांक 1 लगा हो तो उसके विलुप्त होने की दर या उसके निर्माण की जो दर होगी वही अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां ये रिलेशन हो जाएगा इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए ये रिलेशन हो जाएगा। ये रिलेशन क्यों निकालने हैं ये मैं बार बार बता रहा हूं कि इन तीनों में से किसी एक का डाटा दे दे आपको, H2O के विलुप्त होने की दर दे देगा क्वेश्चन के अंदर और आपको H2O की पूछ लेगा और O2 की पूछ लेगा। इसलिए इन तीनों में आपस में संबंध देखो ये होता है, तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको ही क्या करना है, साथ में इनको बराबर रखना है, बराबर से आप इधर उधर कहीं भी ले जाकर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग रस समीकरण मिति के पदों में है तो आपको प्रत्येक अभिक्रिया के लिए संबंध बनाना आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें इसके, देखें अभिक्रिया का वेग जो रस समीकरण मिति के पदों में हमने अभी देखा तो उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, एक अभिक्रिया है 2N2O5 से बन रहा है 4NO2 प्लस में O2। क्लियर है, एक बंद पात्र में करवाई जा रही है ये अभिक्रिया तथा 4 सेकंड में, यानी ध्यान रखना अभिक्रिया 0 से शुरू हुई है, अगर एक समय दे रखा है ऐसा तो 4 सेकंड में NO2 की सांद्रता 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर बढ़ जाती है। इसका मतलब देखें क्या कह रहा है, थोड़ा सा पहले मैं यहां अभिक्रिया लिख रहा हूं 2N2O5 4NO2 प्लस में O2। जब T बराबर 0 था, यानी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी, तो ये तो मेरे कहने का मतलब 100% था, जो भी था, यहां कुछ भी नहीं था, 0 था। हालांकि इसकी दे नहीं रखी है सांद्रता, वरना मैं लिख देता यहां T बराबर 4 सेकंड बाद, इसका पता नहीं, जो प्रारंभ थी उससे कुछ शेष रह गई, इसकी दे रखी है कि इसने 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर होगी। ठीक है, केवल क्वेश्चन में ये दिया रहा है कि 4 सेकंड में NO2 की सांद्रता 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर बढ़ गई, यानी पहले 0 थी उससे ज्यादा होगी। अब देखें आंकड़ा केवल इसका ही दिया गया है, इसका आंकड़ा देखें इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखें पहला ए पॉइंट पूछा है हमें, NO2 के निर्माण की दर पूछी गई है। NO2 के निर्माण या इन चारों को सॉल्व करने से पहले मैंने कहा था इसके अभिक्रिया वेग का एक रिलेशन जो है वो आपको बनाना है। अभिक्रिया वेग का रिलेशन dN2O2 बटे 2dt बराबर प्लस dNO2 बटे 4dt बराबर प्लस dO2 बटे dt। ये रिलेशन आपको क्या करना था, बनाना था प्रत्येक अभिक्रिया के लिए। ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो आपको ये रिलेशन पहले बनाना होगा, ताकि हम आगे इन तीनों या चारों के अंदर कैसे इस चीज को काम में लेंगे। क्लियर है। सबसे पहले देखें हमें पूछा है NO2 के निर्माण की दर, NO2 के निर्माण की दर, निर्माण की दर। ध्यान दें व्यक्तिगत दर पूछी है, व्यक्तिगत दर किसकी पूछी है, NO2 की, तो प्लस साइन लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है, और dNO2 बटे dt। क्लियर है, ये फॉर्मूला का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भाग नहीं देंगे क्योंकि हमें व्यक्तिगत दर पूछ रहा है NO2 के निर्माण की दर। अगर मैं ये पूछता अभिक्रिया का वेग तो हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या करते, भाग देते। व्यक्तिगत दर पूछी है, dNO2 का मतलब होता है NO2 की सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, तो परिवर्तन यहां से देखें आप, परिवर्तन कितना हुआ, पहले कितना था 0, बाद में कितना हुआ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो कहने का मतलब दोनों का अंतर लिखूं तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ही लिख दूं मैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखें नीचे dt का मतलब होता है समय में कितने का परिवर्तन है। समय देखें t बराबर 0 से चला है, क्योंकि समय जब एक ही दिया जाए तो मैं कह रहा हूं कि आपको 0 से ही क्या करना है, शुरू करना है। 4 सेकंड, 4 और 0 के बीच अंतर कितने का, 4 का। जो चीज कट रही है उसको काट दें, इसको काटें तो ये 4 से कट रहा है 0.4, 4 चौक 16, ठीक है 0.4,
0.4 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं इधर खिसका दूं 4 की साइड में, कहने का मतलब इस साइड में ले जाएं तो ये 4.0 यानी 0.4 के आगे ले गया तो यहां पावर में एक डिजिट और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब पॉइंट को अगर इस साइड से उस साइड में लेके जा रहे हैं तो 10 की पावर माइनस के अंदर बढ़ती है, और उस साइड से अगर इधर की तरफ लेके आना आता है तो 10 की पावर प्लस के अंदर बढ़ती है। ये हो गया हमारा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। पहला उत्तर आ गया। ये किसके निर्माण की दर आ गई? ये आ गई NO2 के निर्माण की दर। क्लियर है? हमें आंकड़ा केवल ये दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन में आंकड़ा हमारे पास यही है। दूसरी चीज क्या ज्ञात करनी है हमें? O2 के निर्माण की दर। बी पॉइंट देखें ध्यान से, O2 के निर्माण की दर पूछी है। O2 के निर्माण की दर, O2 के निर्माण की दर पूछ रहा है तो O2 के निर्माण की दर का मतलब क्या है कि हमें यह ज्ञात करना है dO2 बटे dt। इतना ही ज्ञात करना है, ये चीज ज्ञात करेंगे हम। अब ध्यान दें एक चीज इंपॉर्टेंट कि हमें O2 के तो डाटा दिए नहीं है, तो हम फिर O2 के निर्माण की दर कैसे ज्ञात करें? हमने कहा था जब आपको एक के डाटा देगा और किसी दूसरे का पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला देखो काम में आएगा। ठीक है, हमें देखें मैं जिस चीज को कवर कर रहा हूं इन दोनों में रिलेशन देखना है हमें। क्या है देखो, आप इसके डाटा दे रखे हैं, इसके हमें पूछे गए हैं, यानी O2 का डाटा हमें पूछ रहा है और NO2 के बारे में या NO2 के डाटा हमें दे रखे हैं। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर कब होते हैं? जब इसमें 4 का भाग और इसके नीचे 1 का भाग हो। ये रिलेशन नीचे उतार लें यहां। ठीक है, इसको सोल्व करने से पहले यहां रिलेशन उतार रहा हूं। डी या कैसे लिख दें, O2 को पहले लिख दें जब बाद में लिखें, dO2 बटे dt बराबर dNO2 बटे 4dt। ये रिलेशन है इन दोनों के अंदर आपस में, जो हम यहां से लेके आए हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है, यहां प्लस मान ले, प्लस ही लगा रखा है दोनों में, यही पूछा गया है। इसका मतलब आगे वाले आंकड़े में हम जो हमारे पास आंकड़े या डाटा दे रखे हैं उस चीज को क्या कर दें? फिलअप कर दें। मैं जिस चीज को कवर कर रखा हूं, इस चीज को हमने इस चीज को क्या किया है? कवर किया है। जिस चीज को कवर किया है वो चीज पहले निकाल चुके हैं। देखो आप, ये चीज और कवर की हुई चीज दोनों एक ही है। dNO2 बटे dt, dNO2 बटे dt, 4 को हमने एक बार बाहर रखा है। अब dNO2 बटे dt का मान मेरे पास इस फॉर्मूले में है तो देखें dO2 बटे dt बराबर प्लस, कोई मतलब नहीं, लगाए नहीं लगाए, ये जो रेड में हमने कवर कर रखा है इसका मान क्या है? 4.0 इंटू 10 की पावर -3 बटे, देखो इस पूरे रेड वाले का मान आ गया। अब ये नीचे 4 है वो और बच गया था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, जब इन दोनों के अंदर हम रिलेशन बनाया तो उसके अंदर 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दिया, 10 की पावर -3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ध्यान दें इसके आंकड़े हमारे पास थे, इसके हमें ज्ञात करने थे O2 के, दोनों को बराबर रख लें। जो चीज ऐसे कवर की है इस चीज को हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, जो कि ये आया था। इसके पैरों में जो 4 है उस 4 का हमने भाग दे दिया तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया? 10 की पावर -3। इसका मतलब है कि O2 के निर्माण की जो दर है वो मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहां क्या आएगी? O2 के निर्माण की दर है वो कुछ इस टाइप से हमने निकाली है कि ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप से था। किसके बराबर था? NO2 बटे 4dt के, और हमने इसमें से इसका मान रखा, इस कवर करने वाले का मान, तो 4.0 इंटू 10 की पावर -3 बटे 4.0 या 4 सीधा मान ले, 4 से 4 कैंसिल आउट, उत्तर क्या आया? 10 की पावर -3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर है यहां तक? ठीक है,
दोनों के निर्माण की दर आ चुकी है, व्यक्तिगत दर आई है, ध्यान रखना। तीसरा देखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, N2O2 के विघटन की दर, विघटन का मतलब लुप्त होने की या खत्म होने की दर की बात कर रहा है वो। सी पॉइंट देखें, अब देखें इस चीज को पूछ रहा है N2O5 को हमें पूछ रहा है, और ये हमारे पास उत्तर में है, ये O2 वाला भी उत्तर में है। तो आप क्या करें, इस टर्म के बराबर इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस टर्म के बराबर इस O2 को भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर ये भी है और इसके बराबर ये भी है, दोनों में से कोई ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के उत्तर हमारे पास है, दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम देखें किसकी निकाल रहे हैं, पहले N2O5 के विघटन की दर, विघटन की दर क्या हो जाएगी, माइनस डी N2O5 बटे dt। ये ज्ञात करनी है हमें, स्टोइकियोमेट्री नहीं लगाना है। स्टोइकियोमेट्री तो कब लगता है, जब अभिक्रिया का वेग, हम व्यक्तिगत दर ज्ञात कर रहे हैं। देखो विघटन की दर, निर्माण की दर, निर्माण की दर, क्लियर है। अब देखिए इस N2O5 और dt के अंदर संबंध क्या था, ये संबंध है, ये संबंध कुछ इस टाइप से था, ध्यान दें, d N2O5 बटे 2dt बराबर प्लस dNO2 बटे dt4। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना केवल इतना ही है जो मैं कवर कर रहा हूं, क्योंकि हमें तो ये निकालना है dN2O5 बटे dt, दो का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब इस दो को क्या करें, बराबर से उस साइड में ले जाएं, तो इधर क्या बचा, dN2O5 बटे dt, दो उधर चला गया, dNO2 ऊपर था ही पहले, नीचे 4dt, दो से दो काट दें, क्लियर है, यहां से काट दिया हमने। यहां जो ये आंकड़ा है जिसको राउंड कर रहे हैं हम, इसका मान हमने पहले ही क्वेश्चन में निकाल लिया था, ये जो, इसका मतलब इस NO2 के बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, इस NO2 का ये बनेगा dNO2 बटे dt, पैरों में कितने रहे, केवल दो रहे हैं। ठीक है, इसमें से इसका मान हमारे पास है, जो राउंड कर रहे हैं इसका मान कितना है, 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यानी इस जो कवर किया है इसका मान आ गया। भाग कितने का लगाना है, 2 का भाग लगा दें तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, तीन चीजें हैं वो सोल्व हो चुकी है। लास्ट चौथा बचा है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला है ये, अभिक्रिया का वेग निकालना है तो आप इन दोनों से निकाल सकते हैं, बस इतना ही लेके। इसको ना लेना चाहते तो बराबर में अभिक्रिया वेग के इसको ले सकते हैं, इसको नहीं लेना चाहते तो आप अभिक्रिया के वेग को इसको। मैं एक बार तीनों को ही लेकर बता रहा हूं ताकि आपको ये डाउट नहीं रहे कि कभी हाँ तीनों से उत्तर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तीनों से एक जैसा उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तीनों को लेंगे तो देखें तीनों के फॉर्मूले आर बराबर क्या बनेंगे, इसको आर माना है, एक के बराबर ये ले लिया dN2O5 बटे 2dt, ठीक है। एक आर के बराबर ये ले लिया dNO2 बटे 4dt, क्लियर है, 4dt। एक ऑक्सीजन वाला यहां ले रहे हैं, आर बराबर प्लस DO2 बटे dt, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे। अब देखें हमें ये अभिक्रिया का वेग निकालना है, जिसको राउंड कर रहा हूं उसका उत्तर हमने निकाल लिया है। ये देखो जो राउंड किया है इस दो को छोड़कर, दो को छोड़ने का मतलब है मैंने N2O5 के विघटन की दर ज्ञात कर ली है, वो यही तो है जो ये राउंड किया है और जो ये राउंड किया है, इन दोनों का या कह दो ये दोनों इक्वल ही है। और इसका मान हमारे पास है, इसका मान हमारे पास कितना आया, 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। भाग कितने का लगाना है इसमें, 2 का भाग लगाया तो क्या आ गया 10 की पावर माइनस 3
मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहां आ जाएं। जिस चीज को कवर कर रहा हूं वो हम निकाल चुके हैं पहले पॉइंट के अंदर। ये है NO2 के, सॉरी प्लस है यहां पर, NO2 के निर्माण की दर। NO2 के निर्माण की दर ये थी भी, NO2 के निर्माण की दर थी 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बटे भाग कितने का लगाना है। जब व्यक्तिगत दर दे रखी है आपको, किसी की भी व्यक्तिगत दे रखी है, तो जिसकी व्यक्तिगत दर दे उसी के रस समीकरण गुणांक का भाग लगा दें। ये व्यक्तिगत दर किसकी है? NO2 की, NO2 की। आगे स्टोइकियोमेट्री कितना है? 4, इसमें 4 का भाग लगा दो, अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। हमने 4 का भाग लगाया इसमें, और 4 है हमारे पास फॉर्मूले में। देखो ये 4 से 4 कैंसिल, कितना आया? 10 की पावर माइनस 3, मात्रक सेम, दोनों उत्तर देखो सेम आ रहे हैं। यहां O2 बराबर आ जाए, O2 इसका मान दे रखा है, इसके नीचे 1 लगाया है हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 लगाने से। यहां क्या आया? डायरेक्ट आ रहा है वो तो 10 की पावर माइनस 3 बटे 1, तो 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर माइनस 3, तीनों में से किसी एक को लेकर भी हम अगर निकाल रहे हैं तो भी उत्तर क्या आ रहा है? हमारा सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें अभिक्रिया वेग का ये रिलेशन बनाना आना चाहिए। यही रिलेशन क्या करेगा? आपको व्यक्तिगत दर निकालने में भी सहायता करेगा और कंप्लीट अभिक्रिया का वेग निकालने में भी सहायता करेगा। अब देखें एक लास्ट बात और, O2 के निर्माण की दर का आंसर कितना आया? 10 की पावर माइनस 3। अभिक्रिया का वेग भी कितना आ रहा है? 10 की पावर माइनस 3। ऐसा क्यों आया? हमने अभी बताया था कि अगर किसी भी अभिकारक या उत्पाद के आगे स्टोइकियोमेट्री 1 लगा हो, रस समीकरण मिति गुणांक कितना लगा हो? 1 लगा हो, तो उस अभिकारक या उत्पाद के विघटन की दर या निर्माण की जो दर होगी वही क्या कहलाएगा? अभिक्रिया का वेग। ठीक है, ये क्या था हमारा? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि अगर उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मान 1 है तो उस उत्पाद के बनने की दर ही अभिक्रिया का वेग होगा। ठीक है, बनने की दर ही अभिक्रिया का वेग होगा। कब होगा? ये बात बता दी, कब? जब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो? 1 मिले आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखें दूसरा क्वेश्चन। एक अभिक्रिया है 4NH3 प्लस में 5O2 से बन रहा है 4NO प्लस में 6H2O के लिए NO की जो निर्माण की दर है वो देखिए 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स है। पूछा क्या है इसके अंदर? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अंदर NH3 के विलुप्त होने की दर, सेकंड पूछा जा रहा है O2 के विलुप्त होने की दर, थर्ड पूछा जा रहा है H2O के निर्माण की दर। क्लियर है? और लास्ट पूछा जा रहा है अभिक्रिया का वेग। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक रिलेशन बनाना है जो कि हर बार हम प्रत्येक अभिक्रिया के लिए बनाते हैं। अभिक्रिया जो वेग होगा उस अभिक्रिया वेग का रिलेशन अभिकारक और उत्पाद दोनों के पदों में हमें बनाने के लिए हमने अभी रस समीकरण मिति गुणांक के पदों के अंदर जो एक अभिक्रिया पड़ी थी, सामान्य अभिक्रिया, उसके अंदर हम उस अभिक्रिया का वेग है वो कैसे बना रहे थे वो आपको बनाना है। देखो मैं NH3 को देख के बना रहा हूं, माइनस DNH3 बटे 4DT बराबर माइनस DO2 बटे 5DT, नेक्स्ट प्लस DNO बटे 4DT बराबर प्लस H2O बटे 6DT। ठीक है, प्रत्येक में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का अगर हम भाग दे देंगे तो उसके बाद हमारे पास कंप्लीट अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। चाहे हम किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट से हम क्या करें, अभिक्रिया का वेग है वो फाइंड आउट करें। ये रिलेशन हमें आना चाहिए प्रत्येक अभिक्रिया के लिए बनाना। ठीक है, जैसे अभी अभिक्रिया दी गई उसको देखकर हमने डायरेक्ट बना दिया ये। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? पहला पूछा गया NH3 के विलुप्त होने की दर। NH3 के विलुप्त होने की दर पूछी है।
तो आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे जाना है, अभिक्रिया वेग का जो आपने रिलेशन बनाया है उस रिलेशन के ऊपर जाना है। हमें पूछा ये है NH3 की और क्वेश्चन में ये दे रखा है, कैसे? NO के निर्माण की दर, यानी NO के निर्माण की दर यहीं से मिलेगी हमें, क्योंकि NO इस फॉर्मूले के अंदर है, NH3 इस फॉर्मूले के अंदर है। इसका मतलब है इन दोनों से हमारा जो बराबर लगा रखा है हमने, यानी 4dNH3 बटे 4dt और प्लस dNO बटे 4dt, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि हमने सबके बीच देखो बराबर लगाया जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भाग दे दिया उसकी वजह से। ठीक है, तो यहां से मैं फॉर्मूले से निकाल रहा हूं कि dNH3 बटे 4dt बराबर प्लस dNO बटे 4dt, ये रिलेशन होगा। यानी इसमें और इसमें, जिसमें दिया है और जिसका पूछ रहा है, उन दोनों में आपस में रिलेशन बनाना है हमें। अब देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो कहती है कि ये बता दें हमें रेड में जो कवर किया हमने, रेड में कवर करने वाले का मतलब होता है NH3 के विलुप्त होने की दर यहां। ठीक है, और 4 का अगर भाग लगा रखा है इसका मतलब ये तो अभिक्रिया का वेग है, तो हमें केवल ये रेड वाला ही निकालना है। अब देखिए ये जो दे रखा है उसमें क्या चीज दे रखी है, NO के निर्माण की दर क्वेश्चन में दे रखी है, यानी इधर वाला जो रेड किया है वो तो हमें गिवन है, दे रखा है, और इधर वाला रेड है वो क्या कर रहा है, हमें पूछ रहा है। जो चीज पूछ रहा है उसको इधर रखें, dNH3 बटे dt, इस 4 को उस साइड में ले गया मैं, तो क्या हो गया, 4 पहले भी नीचे 4 था, बचा क्या इधर dNO बटे dt। क्लियर है? क्वेश्चन में ये दे रखा है, इसका मान है वो क्वेश्चन में दिया है, जो मैंने ऊपर अंडरलाइन किया था, कवर किया था, वही है 3.6। तो क्या करेंगे, इसका यहां से निकालेंगे 4 बटे 4, यानी 4 से 4 कैंसिल, इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? यानी उत्तर क्या आया हमारा, 3.6 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, बी पॉइंट देखें क्या पूछा है क्वेश्चन में। बी पॉइंट पूछा है, NH3 वाला क्लियर है। बी पॉइंट है O2 के विलुप्त होने की दर, यानी O2 किस वेग से क्या है इस अभिक्रिया के अंदर खत्म हो रहा है, उस चीज को पूछ रहा है। यहां वापस आ जाए फॉर्मूले के ऊपर, फॉर्मूले में ये पूछ रहा है, इसका डाटा हमारे पास है और इसका डाटा भी हमारे पास आ गया। इसका तो कहने का मतलब क्वेश्चन में दे ही रखा था, इसका हमने ए पॉइंट में फाइंड आउट कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में रिलेशन बना लें, चाहे इन दोनों में पहले और दूसरे के अंदर रिलेशन बना लें, कोई फर्क नहीं। ठीक है, देखो मैं पहले के अंदर रिलेशन ना बना के इन दोनों के साथ बना रहा हूं, आप इनके साथ बना के भी उत्तर निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन है, प्लस dNO बटे 4dt, या O2 निकालना है हमें, सॉरी, तो हम यहां O2 लिख दें इधर की साइड में, इसलिए मैं लिख रहा हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहां माइनस था, प्लस dNO बटे 4dt। ठीक है, जो चीज निकालनी है उसको इधर लिख लिया, वरना मैं NO लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, वही सेड रेड में से कवर कर रहा हूं, वो पूछा गया है, और जिसको रेड कर रहा हूं वो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब देखें, जिसको पूछा है उसको इधर ही रखें, तो -dO2 बटे dt, तो इस 5 को उस साइड में लेके जाएंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 4 पहले से नीचे है, और dNO बटे dt। अब जो dNO बटे dt है, इसका मान क्वेश्चन में क्या कर रखा है, दे रखा है, इसका मान क्वेश्चन में रख दें आप, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बटे 4 गुणा 3.6 गुणा 10 की पावर -3। जो चीज कट रही है उसको काट दें, 4 से 36.9 आ जाएगा, क्योंकि 3.6 है ये, 9 आ गया, 9 को 5 से गुणा किया तो क्या आ गया, 5.4 गुणा 10 की पावर -3, आगे मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड उत्तर हमारा कौन सा आया है, 5.4 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, बी पॉइंट तक क्लियर हो गया।
तीसरा पूछा है हमें H2O के निर्माण की दर। C पॉइंट देखें, इन दोनों में कौन सा दे रखा है और कौन सा हमें पूछ रहा है। हमें ये पूछ रहा है और ये भी गिवन हो गया, ये भी और ये भी, यानी कहने का मतलब तीनों हमारे पास है। अब तीनों में आपस में किसी को भी आप H2O के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, B के बाद C है। C में देखो रिलेशन जो है वो इन दोनों में ले रहा हूं, आपस में ये दोनों बराबर है, तो मैं जिसको निकालना है उसको मेरी साइड में रख रहा हूं। 6dt बराबर प्लस dNO बटे 4dt। क्लियर है? वही सेम ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है और ये हमें दे रखा है पहले से ऑलरेडी। ये या आप इसके साथ भी संबंध बना सकते, इसके साथ किसी के साथ आप अलग अलग करके देखना आप एक बार। ठीक है, जो चीज पूछी है उसको इधर रखें, DH2O बटे dt। ठीक है, DH2O बटे dt, जिसको निकालना है उसको उधर रखा है। इस 6 को उधर ले जाएं तो 6/4 dNO बटे dt, जिसको कवर कर रहा हूं उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो क्या हो जाएगा, 6/4 इंटू वैल्यू दे रखी है 3.6 इंटू 10 की पावर -3। जो चीज कट रही है उसको काट दें, 4 से इसको काटेंगे तो वही 0.9 आएगा, जो यहां आया था वही वहां आएगा, क्योंकि 4 का भाग यहां लग रहा है। तो 9 को 6 से गुणा किया, अच्छा 9 को 6 से गुणा किया, कितना आया 5.4 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। यहां ध्यान दें कि 9 को 5 से गुणा किया तो 4.5 होना था, हमने गलती से 5.4 कर दिया। ठीक है, हमने 54 लिख दिया। यहां देखो, यहां 54 है, 9 की 54 इंटू 10 की पावर -3, 5.4 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा उत्तर हमारा ये आने के बाद चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चौथा पूछा है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया वेग के ये चारों ही फॉर्मूले हैं, यानी अभिक्रिया के वेग के बराबर इसको लेकर भी उत्तर निकाल सकते हैं, इसको लेकर भी उत्तर निकाल सकते हैं, इसको लेकर भी उत्तर निकाल सकते हैं, इसको लेकर भी उत्तर निकाल सकते हैं। उत्तर कैसे निकाल सकते हैं वो नीचे बताएंगे, लेकिन आपको इसका मान मिल गया, आपको इसका मान मिल गया, आपको इसका मान दे रखा था और इसका मान आपने और निकाल लिया। यानी इन रस समीकरणमिति गुणांक को छोड़कर सभी के बाकी सभी की व्यक्तिगत दरें हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं इस रेड वाले कवर वाले का मान रखूं मैं 3.6 इंटू 10 की पावर -3, 3.6 के अंदर भाग दूं कितने का, 4 का, तो कितनी बार जाएगा 0.9, यानी 9 बार जाएगा। 0.9 इंटू 10 की पावर -3। अगर यहां बात करूं तो O2 वाले का मान देखो 4.5 इंटू 10 की पावर, यहां 4.5 रखूंगा तो 4.5 का मतलब 45 के अंदर अगर हम भाग दे 5 का तो 0.9 तक ही ये जाएगा, 0.9 ही उत्तर इसका आएगा 10 की पावर -3। यहां 4 वाले का सेम है, यहां 6 का भाग जब 5.4 में लगेगा तो उत्तर कितना आएगा 0.9। तो आप किसी को एक को डी वाले क्वेश्चन के अंदर अभिक्रिया वेग में किसी एक को ले लें, जैसे मान लो हमने NH3 को लिया तो -d NH3 बटे 4dt। ठीक है, ये लिया, इसके अंदर इसका मान हमें दे रखा है, इस कवर करने वाले का मान ये निकाला था हमने, लिख दें यहां पर आगे 3.6 इंटू 10 की पावर -3 बटे कितने का भाग लगा दें 4, 4 का भाग लगाया तो कितना आया 0.9 इंटू 10 की पावर -3। आगे जो भी मात्रक, पहले इसको सोल्व करते हैं और 0.9 में पॉइंट को उधर लेके जाएंगे तो 9.0 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो चौथा जो उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 9.0 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर सेकेंड, जो कि पूरी अभिक्रिया का क्या रहेगा, वेग रहेगा। अब दो बातें इंपॉर्टेंट हो रही है इसके अंदर, देखो NH3 वाले का उत्तर भी वही आ रहा है जो NO का उत्तर दे रखा था, सेम ही उत्तर आ रहा है। देखो आप, ये सेम उत्तर क्यों आ रहा है, ये उत्तर सेम तब आ रहा है जब दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समान हो, यानी इसका कोएफिशिएंट और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखा, हम दोनों के आगे 4 लगा रखे हैं। इसका मतलब है
कि अगर किसी अभिकारक और उत्पाद के रस समीकरण गुणांक बराबर हो तो उनके निर्माण की दर और उनके विलुप्त होने की दर है वो दोनों क्या रहेगी, हमेशा समान ही रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।